नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज का हमारा विषय हिंदी साहित्य का आदिकाल भाग 7 के अंतर्गत है रासो काव्य परंपरा। आदिकालीन हिंदी साहित्य में रासो काव्य की विशेष महत्ता है। वीर गाथात्मक रासो कृतियाँ उन चारण कवियों द्वारा रचित हैं जो किसी राजा के आश्रित तथा दरबारी कवि थे। उन्होंने आश्रयदाता की प्रशस्ति हेतु काव्य रचना की। इनका काव्य अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों एवं कल्पनाओं से भरा हुआ है और घटनाएं भी काफ़ी सारी काल्पनिक हैं। अतः इनमें ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। वस्तुतः ये ऐतिहासिक रचनाएं नहीं हैं, अपितु काव्य कृतियां हैं। धार्मिक रासो काव्य जो है धर्मपरक घटनाओं एवं उपदेशों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। यद्यपि इनमें भी वीर रस द्रष्टव्य है, परंतु इनका अंत जो है शांत रस में ही हुआ है। श्रृंगार परक रासो कृतियां नायक नायिका के वियोग, संदेश प्रेषण तथा पुनर्मिलन से संबद्ध है। सबसे पहले हम रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में जानते हैं। रासो शब्द का प्रयोग मूलतः राजस्थानी और ब्रज भाषा में हुआ है। राजस्थानी में युद्ध या कलह के रूप में इसका व्यवहार हुआ है, जबकि ब्रज भाषा में रासो को काव्य का एक विशिष्ट रूप माना गया है। रासों से मिलते जुलते कुछ अन्य शब्दों के प्रयोग भी साहित्य में दिखाई देते हैं, जैसे रासक, रासो, रसायन इत्यादि। कुछ विद्वानों ने रस से रासों की व्युत्पत्ति स्वीकार की है। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। अनेक विद्वानों ने यह माना है कि रासों का विकास रास और रासक शब्द से हुआ। यह एक प्राचीन नृत्य रहा है जो कृष्ण लीला से संबद्ध था। इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत जो है अधिक समीचीन प्रतीत होता है। उन्होंने रास या रासक से रासों की व्युत्पत्ति स्वीकार की है और उनके अनुसार प्राचीन राजस्थानी तथा अपभ्रंश रासों का ही अगला रूप जो है वो रासो है, जिससे मूलतः युद्ध संबंधी वर्णन प्रस्तुत किए जाते थे। तो मुख्यतः 3 प्रकार के रासो काव्य आदिकालीन साहित्य में देखने को मिलते हैं: वीर गाथात्मक, श्रृंगार परक, धार्मिक तथा उपदेश मूलक। तो हम बारी बारी से इनके अंतर्गत जिन कृतियों को हम जानेंगे उनका परिचय प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम वीर गाथात्मक रासो काव्य के विषय में जानते हैं। आदिकालीन काव्य की विशेष प्रवृत्ति वीर गाथात्मक काव्य लेखन थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे प्रधान प्रवृत्ति मानकर आदिकाल का नामकरण ही वीर गाथा काल कर दिया था। वस्तुतः वीर काव्यों के रचयिता चारण अथवा भाट थे, जो किसी राजा विशेष के आश्रित कवि होते थे। अतः उनकी काव्य रचना का उद्देश्य ही अपने आश्रयदाता राजा के चरित्र का वर्णन तथा उसके शौर्य एवं पराक्रम का अन्य राजाओं की तुलना में अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करना था। इसी कारण इनके काव्य में काल्पनिक तत्वों का भी समावेश हो गया तथा ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं हो पाई। यद्यपि रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता पर विद्वानों ने संदेह व्यक्त किया है। इसका कारण यह है कि इनमें कई कृतियां तो उपलब्ध ही नहीं है, जैसे हमीर रासो तथा परमाल रासो। इन ग्रंथों की कोई प्रति अब तक उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पेंगलम में उपस्थित केवल 8 छंदों के आधार पर ही हमीर रासो को रासो कृति स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार परमाल रासो का प्रकाशन भी आल्हा गायकों द्वारा गाए गए पदों के आधार पर किया गया है। समय समय पर विद्वानों ने इन रास ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। कभी इनके रचना काल में और कभी
इनकी भाषा के विषय में जो है विवाद उठे हैं। सर्वप्रथम हम प्रमुख रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के विषय में जानते हैं। ये रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी स्वीकार किया है इसे। इसके कुछ अंशों का अनुवाद कर्नल टॉड और डॉक्टर हार्नले ने किया है। इस महाकाव्य के रचयिता चंदवरदाई हैं, जो दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के सामंत तथा राजकवि थे। कहा जाता है कि चंदवरदाई एक मित्र के भांति जो है सदैव पृथ्वीराज के साथ रहते थे, अतएव उन्होंने इस कृति में जो भी वर्णन किया है वह उनके द्वारा देखा तथा अनुभव किया हुआ था। चंदवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि महाकवि तथा उनकी कृति को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह प्रबंध काव्य की दृष्टि से एक श्रेष्ठ रचना है। मूलतः यह ग्रंथ एक चरित काव्य है, जिसके अंतर्गत इस कृति के चरित नायक पृथ्वीराज चौहान का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभ में उन सभी नियमों का पालन भी किया गया है जो परंपरागत शास्त्रीय ढंग से ग्रंथ के प्रारंभ में प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे मंगलाचरण, विनय, सज्जन प्रशंसा, रचना का उद्देश्य आदि। इस ग्रंथ के अलग अलग 4 संस्करण मिलते हैं: वृत्त, मध्यम, लघु तथा लघुतम। वृत्त संस्करण में 2500 पृष्ठ है और यह उप समयों में विभक्त है। इसमें शहाबुद्दीन गौरी, जयचंद परमाल तथा मेवातियों आदि से किए गए पृथ्वीराज चौहान के अनेक युद्धों का वर्णन है तथा उनके अनेक विवाहों की कथा है। इन विवाहों में संयोगिता, स्वयंवर, शशिव्रता विवाह आदि प्रमुख है। भाव पक्ष की दृष्टि से इसकी सबसे प्रभावशाली विशेषता यह है कि इसमें मार्मिक प्रसंगों का अत्यधिक स्वाभाविक वर्णन किया गया है। रस की दृष्टि से यह काव्य युद्ध प्रधान वीर काव्य है। युद्ध वर्णनों में कवि ने पृथ्वीराज के युद्ध कौशल, शौर्य एवं पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। शहाबुद्दीन की सेना के साथ हुए पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन करते हुए कवि पृथ्वीराज के युद्ध कौशल की विशेषता बताते हुए कहते हैं: थकी रहे सूर कौतिक गिगन, रगन मगर भई श्रोण धर, हदि हर्षि वीर जग्गे हुलस, हुरेऊ रंगी नवरत्वर। अर्थात पृथ्वीराज चौहान के युद्ध कौशल एवं वीरता को देखकर सूर्य भी स्तंभित होकर ठहर गया। इस युद्ध में हुए नरसंहार से सारी धरती रक्त से भर गई। ऐसे युद्ध को देखकर वीर योद्धा उल्लास से भर उठे तथा उनके चेहरों पर प्रसन्नता से रक्त की लालिमा छा गई। वीर रस के साथ रौद्र रस का भी अत्यधिक प्रभावशाली वर्णन इस कृति में हुआ है। साथ ही साथ श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का भी चित्रण देखने योग्य है। कवि ने अलंकारों का प्रयोग भी बड़ी ही सुंदर तरीके से किया है और ये कहीं से अनावश्यक तौर पे नहीं ठूंसे गए हैं, बल्कि ये स्वाभाविक रूप से काव्य में आए हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा मूलतः ब्रज भाषा का वह रूप प्रतीत होता है जिसमें राजस्थानी बोली का मिश्रण है। इसे पिंगल कहते हैं। कवि का भाषा पर पूर्णतः अधिकार है और इसके अंदर शुद्ध साहित्यिक भाषा तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, ब्रज भाषा के शब्दों का सुंदर सम्मिश्रण है। और छंदों की दृष्टि से इस ग्रंथ में वैविध्य है। इस कृति में मूलतः गाथा, कवित्व, दूहा छंदों की प्रधानता है। कहीं कहीं एक ही वर्णन में अनेक छंद दिखाई पड़ते हैं। कवि ने संपूर्ण काव्य के परिणय में लगभग 68 छंदों का प्रयोग किया है। दूसरी हमारी जो कृति आती है परमाल रासो। परमाल रासो को आलय खंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सन 1967 में फर्रुखाबाद के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इडियट ने लोकगीतों में प्रचलित छंदों के आधार पर छपवाया। वस्तुतः परमाल रासो
लोकगीत शैली में लिखा गया एक वीर काव्य है। नागरी प्रचारणी सभा ने इस काव्य ग्रंथ का प्रकाशन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कराया था। परमाल रासों के रचयिता के रूप में जगनीक का नाम लिया जाता है और जगनीक महोबा के शासक परमार्दी देव के आश्रित कवि थे। इस काव्य में जगनीक ने पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया है और परमार्दी देव का ही अन्य जो नाम है वो परमाल मिलता है। अनुमानतः इसी आधार पर इस कृति का नाम जो है परमाल रासो रखा गया होगा। इस कृति में परमार्दी देव के दो सामंतों आला और उदल के वीर चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। वीर भाव का जितना प्रभावशाली रूप इस कृति में दृष्टिगत होता है उतना अन्य में नहीं। इस ग्रंथ का सर्वश्रेष्ठ गुण इसमें निहित गेयता है। गांव में टोलियों में गायक इसे गा गा कर लोगों का मनोरंजन करते हैं। यह ग्रंथ 36 खंडों में विभक्त है। कवि ने सोरठा, दोहा, भुजंग, प्रयाग, छपे, कुंडलियां, अरिल, त्रोटक, गाथा, हरिगीतिका आदि छंदों का बड़ी सफलता के साथ प्रयोग किया है और इसकी गेयता के कारण इसे लोक गाथा की शैली में रखा जाता है और कुछ आलोचक इसे आला शैली में प्रणीत भी स्वीकार करते हैं। अगला महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है खुम्माण रासो। खुम्माण रासो के रचयिता दलपति विजय है और इस काव्य ग्रंथ में मेवाड़ के महाराजाओं बापा रावल से महाराज राज सिंह तक का वर्णन है। इसमें प्रमुख रूप से राणा खुम्माण का चरित्र वर्णन कवि ने अधिक विस्तार से किया है। इस ग्रंथ की भाषा डिंगल है। इसकी घटनाएं काल्पनिक है और इसमें अलौकिक तत्वों का समावेश है। ऐसा प्रतीत होता है खुम्माण रासो महाराजा खुम्माण के वंश के इतिहास को ध्यान में रखकर लिखा गया होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका रचना काल जो है वो 12वीं शताब्दी माना है। हमीर रासो हमारा अगला रासो ग्रंथ है और ये कवि शारंगधर के द्वारा लिखा गया है। यद्यपि ये रचना उपलब्ध नहीं है परंतु विविध साहित्य के इतिहासों में इस कृति का उल्लेख मिलता है और हमीर रासो के केवल 8 पद्य जो है वो प्राकृत पेंगलम में विद्यमान है और इससे ये स्पष्ट होता है कि यह उस काल की प्रचलित भाषा में रचित वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ रहा होगा। उपलब्ध पद्यों की भाषा और वर्ण विषय की दृष्टि से यह कृति 14वीं शताब्दी से पूर्व की रचना स्वीकार की जाती है और इस कृति में रणथंभौर के राजा हमीर की प्रशस्ति की गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है विजयपाल रासो। ये हम वीर गाथात्मक रासो काव्य देख रहे हैं। तो विजयपाल रासो का रचयिता नल सिंह भाट को स्वीकार किया जाता है और इस ग्रंथ के चरित्र नायक राजा विजयपाल हैं जो विजयगढ़ करौली राज्य के शासक थे और इनका काल जो है 1050 ईस्वी के लगभग का है। नल सिंह भाट को इन्हीं का आश्रित कवि माना जाता है। इस कृति के अब तक केवल 42 छंद ही प्राप्त हुए हैं। इस प्रबंध काव्य में विजयपाल के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन है। पंग राजा एवं विजयपाल सिंह के मध्य हुए युद्ध का मुख्य रूप से कवि ने यहाँ वर्णन किया है। स्पष्ट इस ग्रंथ में वीर रस का परिपाक हुआ है। काव्य रूप की दृष्टि से इसे प्रबंध काव्य की कोटि में रखा जाता है। इसकी लिखित प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, अतः मौखिक छंदों के आधार पर ही इसकी भाषा के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसकी भाषा जो है ब्रज मानी है। कुल मिलाकर ये एक साधारण कोटि की काव्य रचना है। तो ये हमारे वीर गाथात्मक रासो काव्य थे। अब हम श्रृंगारपरक रासो काव्य के विषय में कुछ जानेंगे। एक इनमें है श्रृंगारपरक रासो काव्य है में संदेश रासक। संदेश रासक 12वीं शताब्दी में प्रणीत एक अपभ्रंश रचना है और यह ग्रंथ अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। इसमें 223 पद्य हैं और यह 3 प्रक्रमों में विभक्त है।
इस कृति में विजयनगर में रहने वाली एक विरहिणी नायिका की कथा वर्णित है, जिसका पति खंबात यानी गुजरात चला जाता है और विरहिणी नायिका खंबात जाने वाले एक पथिक के द्वारा अपने पति को संदेश भेजना चाहती है। वह चलने को उद्यत होते हुए पथिक को बार बार रोककर अपना करुण संदेश देती है। नायिका ने पथिक से षड ऋतुओं में अपने विरह से उत्पन्न दुख का भी वर्णन किया है। अंततः जब नायिका पथिक को विदा करती है तो दूसरी दिशा से उसका पति आता दृष्टिगत होता है और वह आनंद विभोर हो उठती है। अंत में कवि ने अपनी इस रचना पढ़ने सुनने वालों की कार्य सिद्धि की मंगल कामना करते हुए कृति समाप्त की है। संदेश रासक एक खंड काव्य है और इसमें 22 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, परंतु इसका मुख्य छंद रासा है। इस कृति में श्रृंगार रस के विरह पक्ष का अंकन प्रमुख रूप से हुआ है। विरहिणी नायिका की दीनहीन दशा तथा भाव विवलता का अंकन कवि ने बखूबी किया है। इसी प्रकार अगला हमारा जो श्रृंगार परक जो है रासो है वो बीसलदेव रासो है और इसके रचयिता जो है नरपति नालय है। रचना काल इसका 1155 ईस्वी माना जाता है। इसके चरित्र नायक विग्रहराज तृतीय हैं। इस कृति में चौहान राजा विग्रहराज यानी बीसलदेव तथा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह तथा संयोग का वर्णन है। राजा बीसलदेव अपनी नवविवाहिता रानी राजमती के व्यंग बाणों से रुष्ट होकर उड़ीसा राज्य चला जाता है और 12 वर्ष तक लौटकर नहीं आता। पति के वियोग से अत्यंत दुखित रानी एक पंडित द्वारा बीसलदेव को संदेश भेजती है। अंत में बीसलदेव के लौट आने पर दोनों का पुनर्मिलन होता है। यह रचना 4 खंडों में विभक्त है और इसमें कुल 128 छंद हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें आदि से अंत तक एक ही छंद का निर्वाह हुआ है। यह गेय काव्य के रूप में रचित है और इसकी जो शैली है वो वर्णनात्मक है। यह कृति मूलतः एक विरह काव्य है। कवि ने रानी के विरह को अत्यधिक विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कवि को नारी के विवश जीवन से सहानुभूति है और वह कहता भी है, स्त्री जन्म काई दियो हो महेश, और जन्म थारे घना हो नरेश। अर्थात वो एक स्त्री कहती है कि हे महेश, तुमने मुझे स्त्री का जन्म क्यों दिया? तुम्हारे पास मुझे देने के लिए और भी तो जन्म थे। तो इस प्रकार बड़ी मार्मिक जो है वर्णन है इसका। संदेश रासक की संदेश परंपरा का निर्वाह करते हुए इस कृति में भी कवि ने रानी राजमती द्वारा अपने पति को वापस लौटने का संदेश भिजवाया है। भाषा की दृष्टि से इस कृति का अपना अलग महत्व है। इसकी भाषा उस युग की भाषा का संधि स्थल है। इसका कारण यह है कि इसमें अपभ्रंश के साथ साथ पुरानी हिंदी की झलक भी मिल जाती है। तो ये श्रृंगार परक रचनाएं थी। अब हम धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य जो हमें प्राप्त है उनके विषय में जानकारी लेते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो जैन कवियों द्वारा रास या रासों के नाम से लिखे गए हैं और इनकी विषय वस्तु धर्म तथा उपदेश पर आधारित है। यद्यपि इनमें वीर रस का निर्वाह है, परंतु इन सभी ग्रंथों का अंत शांत रस में हुआ है। जैसे उपदेश रसायन रास में धर्मोपदेश है, भरतेश्वर बाहुबली रास में ऋषभदेव के पुत्रों बाहुबली तथा भरत के युद्ध की कथा, अंत में बाहुबली द्वारा वैराग्य लेने की कथा। इस प्रकार इन ग्रंथों में वीर गाथात्मक रासो काव्य कृतियों के समान वीर रस की प्रधानता नहीं है। इन ग्रंथों के रचयिता का उद्देश्य भी प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य लिखना नहीं है, अपितु धर्मोपदेश का कथा के द्वारा प्रतिपादन करना है। इस वर्ग के अंतर्गत जिन प्रमुख ग्रंथों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उपदेश रसायन रास, भरतेश्वर बाहुबली रास और चंद्रमाला रास। उपदेश रसायन रास जो रासो काव्य के अंतर्गत
धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य है। इस कृति के रचयिता जिनदत्त सूरी है और इसका रचना काल 1143 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इसमें निहित पदों की संख्या 80 मानी जाती है। यह एक धार्मिक रचना है तथा इस कृति के रचयिता का उद्देश्य ही धर्मोपदेश है। कवि का विचार है कि गुरु के माध्यम से ही आत्मा का उद्धार हो सकता है और गुरु के द्वारा ही भव सागर को पार किया जा सकता है। गुरु महिमा के साथ साथ कवि ने अपनी कृति में गृहस्थों के लिए भी अनेक उपदेश प्रस्तुत किए हैं। यह एक गीत काव्य है और इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और इस ग्रंथ की भाषा अपभ्रंश है। दूसरा हमारा उपदेश मूलक रासो काव्य है भरतेश्वर बाहुबली रास। यह ग्रंथ आचार्य शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। इस कृति का प्रणयन 12वीं शताब्दी में माना जाता है। मुनि जिन विजय इस कृति को जैन साहित्य की रास परंपरा की प्रवर्तक रचना मानते हैं। इस ग्रंथ का कथानक जैन साहित्य की अति प्रचलित घटना पर आधारित है। प्राय सभी जैन पुराणों में उल्लिखित हैं। इसमें ऋषभदेव और उनके 2 पुत्रों के बीच में होने वाले युद्ध के विषय में बताया गया है। 2 पुत्र हैं भरत और बाहुबली, उनके बीच युद्ध का वर्णन है और वीर रस से प्रारंभ होने पर इस कृति का अंत जो है निर्वेद और वैराग्य में ही हुआ है। इसकी कथा इस प्रकार है। ऋषभदेव ने अंतिम समय में अपना संपूर्ण राज्य भरत और बाहुबली सहित अपने 100 पुत्रों में बांट दिया था। भरत दिग्विजयी बनना चाहते थे। परिणाम स्वरूप बाहुबली को छोड़कर इनके अन्य सभी भाइयों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। भरत और बाहुबली में घोर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अपने बड़े भाई को मारते हुए बाहुबली को अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने राज्य त्याग कर वैराग्य ले लिया और अंत में कैवल्य पद की प्राप्ति हुई, जिसे मोक्ष हिंदू मान्यता के अनुसार कहते हैं। इस कृति में वीर रस का भी पर्याप्त वर्णन हुआ है और लेकिन इसकी जो समाप्ति है वो शांत रस में हुई है। इसमें 205 छंद हैं। इस कृति की भाषा अपभ्रंश है जिस पर प्राचीन राजस्थानी तथा गुजराती का प्रभाव है। इसमें चौपाई, रास तथा दोहा आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। अब उपदेश मूलक रासो काव्य की एक अंतिम और महत्वपूर्ण रचना है चंदनबाला रास। इस कृति के लेखक कवि आसगु हैं। 35 छंदों में रचित छोटा सा खंड काव्य है ये और इसका रचना काल 1200 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इस कृति में राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला की करुण कथा है। इस काव्य कृति का अंत चंदनबाला द्वारा भगवान महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त होने से हुआ है। यह जैन कृति करुण रस से आप्लावित है। इस कृति का प्रमुख उद्देश्य चंद्रबाला के जीवन की करुण कथा कहना है। यह खंड काव्य अपभ्रंश में रचित है और इसमें चौपाई और दूहा छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हमने भिन्न भिन्न प्रकार की तीनों श्रेणियों के रासो ग्रंथों के संदर्भ में जानकारी ली है। वीर गाथात्मक रासो काव्य, श्रृंगार परक रासो काव्य और धार्मिक तथा उपदेश मूलक रासो काव्य, जो हिंदी साहित्य के आदिकाल के रासो काव्य की जानकारी हमें विशेष रूप से प्रदान करते हैं। रासो काव्य की भरपूर जानकारी से सभी श्रोता लाभान्वित होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।